क्योंकि मैं असली और नकली यंग मास्टर वाली स्क्रिप्ट के आदी हो चुके हैं, तो अमीर फैमिली में वापस जाते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया, फेक यंग मास्टर की रक्षा करने वाली 4 बहनों की तरफ देखकर सीधे कहा, आज मैं फैमिली रीयूनियन के लिए नहीं आया, बल्कि टाइज तोड़ने आया हूं। ये शब्द सुनते ही सब हैरान रह गए। मेरे पेरेंट्स ने चिंता से कहा, शाओफान, कुछ बातें हल्के में नहीं कहनी चाहिए, इससे लोगों को दुख होता है। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोका और बोलना जारी रखा, मुझे नहीं पता तुम सब मेरे बारे में कितना जानते हो, लेकिन मुझे लगता है तुमने कुछ चीजें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर ली होंगी। फिर भी आज मैं चाहता हूं तुम सब मेरी अपनी वर्जन सुनो। कोशिश करूंगा ब्रीफ रहूं, बीच में प्लीज कोई इंटरप्ट मत करना। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मैं बोलता रहा। चैन फैमिली की नैनी, जो चैन यू की भी मदर थी, मुझे किडनैप करके अपने होम टाउन दक्षिण पश्चिम में ले गई। उसके घर में एक एल्कोहलिक हस्बैंड और 2 बेकार बेटे थे। मैं 6 साल तक उनके साथ रहा। उस दौरान मुझे अनगिनत बार पीटा गया। जहां तक याद है, कभी भरपेट खाना नहीं मिला। 2-3 दिन तक भूखा रहना नॉर्मल था। मैंने माथे के बाल उठाए, राइट आईब्रो के ऊपर एक स्कार दिखाया, करीब 4-5 सेंटीमीटर लंबा। उसका बायोलॉजिकल फादर शराब पीकर वाइन बॉटल से मुझे मार बैठा। मैं बेहोश हो गया। जब उठा तो पिग के बाड़े में था। एक पिग मेरा हाथ काट रहा था, लगभग खा ही जाता। मदर चैन ने मुंह पर हाथ रखकर हल्की सी चीख निकाली। वहां मौजूद हर किसी की आंखों में डर था। चैन्यू तो और भी पैनिक में था। उसका इंट्यूशन उसे कह रहा था कि कुछ इर्रिवर्सिबल होने वाला है। मैं बच तो गया, लेकिन जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई। हर दिन एंडलेस काम और एंडलेस पिटाई, जब तक मैं 6 साल का नहीं हुआ। उस दिन पानी उबालते वक्त जिपकी लग गई और आधा किचन जल गया। नतीजा फिर वही, एक और बुरी पिटाई। मैंने अपनी हल्की लंगड़ी टांग पर हाथ रखा। उस समय मेरी टांग टूट गई थी। वो पिटाई सच में बेरहम थी। उन्हें लगा मैं मर चुका हूं तो सीधे पहाड़ों में फेंक दिया। उस सीजन में बेयर्स अक्सर आते थे। शायद इरादा था मुझे उन्हें खिला दिया जाए। मैं काफी लकी था कि बच गया। कोई बेयर नहीं मिला। उस रात स्टार्स बड़े और गोल थे। मैं पूरी रात रवीन के किनारे रेंगता रहा। हाथ पांव पूरी तरह छिल गए। सुबह होते होते मैं मेन रोड तक पहुंचा, जहां पास वाले गांव का कोई इंसान मिला जो सब्जी बेचने शहर जा रहा था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की मुझे पुलिस स्टेशन ले चले। मैंने इंजरी असेसमेंट में कोऑपरेट किया और उन्हें आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने नैनी और उसके हस्बैंड दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। बदकिस्मती से उसने कभी कन्फेस नहीं किया कि उसने मुझे कहां से किडनैप किया था। मैंने अपनी आईलिड्स उठाई, आसपास के लोगों को देखा जो शौक से बोल नहीं पा रहे थे, और बेपरवाही से मुस्कुराया। मैं ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि जब तुम सब कोई डिसीजन लो तो मेरा स्टैंड पॉइंट भी कंसिडर करो। मैंने फादर चैन और मदर चैन की तरफ देखा। मुझे पता है बच्चे को पालना जन्म देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उल्टा भी सच है। बायोलॉजिकल चाइल्ड जरूरी नहीं कि पाले हुए बच्चे से डियरर हो। तुम सब चैन्यू से प्यार करते हो, उसे आगे भी पालना और उसका ख्याल रखना चाहते हो, ये तुम्हारा मामला है। मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मेरा उसे हेट करने का राइट भी रिस्पेक्ट करो। मैंने चैन्यू की तरफ ठंडी नजर से देखा। सच कहूं तो मुझे तुमसे घिन आती है। मुझे तुमसे नफरत भी है। तुम्हें देखकर मुझे उस डिमोनिक कपल के डिस्गस्टिंग चेहरे याद आते हैं। अभी इस वक्त मेरा दिल करता है तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं। चाहे कुछ भी हो, हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। एक इंटेंस क्राइसिस की फीलिंग से चैन यू का दिमाग घूम गया। वो तुरंत घुटनों पर आ गया। भाई, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती है कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। चैन हुआंग ने चैन यू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी तरफ देखा, फिर हाथ वापस खींच लिया। मैंने फिर मदर चैन की तरफ देखा। उसका चेहरा रोने ही वाला था। मुझे कोई सिंपैथी महसूस नहीं हुई। फिर मैंने कहा, अब मुझे एक बहुत अच्छे कपल ने अडॉप्ट कर लिया है। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल साधारण लोग हैं, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वही बात है, पालना जन्म देने से ज्यादा जरूरी है। इस जीवन में मैं सिर्फ उन्हीं को अपने पेरेंट्स मानूंगा। मैं ये भी देख सकता हूं तुम सबका आपस में रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरा आना शायद सिर्फ तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में डिस्टर्बेंस ही लाएगा। तुम सब बस प्रिटेंड करो कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। चैन्यू अब भी तुम्हारा बेटा है। यही सबके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इतना कहकर मैं खड़ा हो गया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कुछ दिनों में है। मुझे आज वापस जाना है। बस ऐसे ही अलविदा कह देते हैं। भविष्य में मुझसे कांटेक्ट मत करना। मुझे जाते देख फादर चैन ने जल्दी से रोका। बेटा, तुम जा नहीं सकते। इतने तूफान झेल चुका इंसान भी अभी पैनिक में था। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। हमें नहीं पता था तुमने इतना कुछ सहा। हमें अफसोस है हम तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। क्या तुम हमें एक चांस दोगे इसे सुधारने का? अगर तुम्हें श्याओयू पसंद नहीं तो तुम दोनों अलग रह सकते हो। हम तुम्हें उससे मिलने ही नहीं देंगे। ये सुनते ही चैन्यू का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी रिएक्ट किया। मेरा रास्ता रोकते हुए कहा, भाई मुझे माफ कर दो। जिसे जाना चाहिए वो मैं हूं। मैं अभी मूव आउट कर लूंगा। ऐसा कहकर उसने ऐसा दिखाया जैसे ऊपर जाकर सामान पैक करने वाला हो। तभी चैन जिंग और चैन हुआंग ने उसे रोक लिया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, कहाँ जाओगे? इस वक्त चैन हुआंग ने चैन यू का हाथ पकड़ा। उसकी आंसू भरी हालत देखकर उसका दिल अब भी बायस्ड था।
चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हें अपना भाई मानूंगी। तुम मूव आउट नहीं कर सकते। चेन जिंग मुझे मनाने आई। छोटे भाई, हमारा घर बहुत बड़ा है। फिलहाल तुम दोनों अलग अलग फ्लोर्स पर रह सकते हो। तुम अक्सर एक दूसरे को देखोगे भी नहीं। कैसा रहेगा? मैंने चेन सिस्टर्स दोनों को ठंडी नजर से देखा। तुम लोगों को देखकर घिन आती है। चेन हुआंग आर्ग्यू करना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरी ठंडी और सार्केस्टिक आंखों में देखकर वो कुछ बोल नहीं पाई। चेन यू का हाथ पकड़े उसका हाथ भी अनकॉन्शियसली ढीला पड़ गया। जिस इंसान ने मुझे किडनैप किया, ह्यूमिलिएट किया, अब्यूज किया और मारने तक की कोशिश की, उसके बेटे के इतने पास होकर मैं तुम सबको सिर्फ अकॉम्प्लिसेस की तरह देख सकता हूं और तुम सबसे बराबर नफरत करता हूं। ओह, जाने से पहले मैंने एक बार फिर चेन यू की तरफ देखा। तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर अगले फ्राइडे जेल से बाहर आ रही है। चेन यू की आंखें फैल गईं, फिर वो बेहोश हो गया, लेकिन मदर चेन तुरंत उसके पास नहीं गई। इसके बजाय वो भागकर मुझे रोकने आई। इतनी जल्दी क्यों है? अभी अभी तो आए हो। देखो कितना टाइम हो गया। तुम्हारा घर ट्रेन स्टेशन से काफी दूर है। मुझे डर है समय पर नहीं पहुंच पाओगे। बाहर कोई बसेस नहीं दिख रही थीं, तो मैंने फिर कहा, क्या कोई मुझे लिफ्ट दे सकता है? टाइम बहुत प्रेशियस है। मैं अपना स्टडी स्केड्यूल बिगाड़ना नहीं चाहता। दोनों अब भी मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन आखिर में फादर चेन और मदर चेन ने खुद मुझे ट्रेन स्टेशन तक ड्रॉप किया। मुझे बिना पीछे देखे स्टेशन में घुसते देख मदर चेन लगभग बेहोश हो गई। वो सच में ऐसे ही जा रहा है? उसने घर में पानी की एक घूंट भी नहीं ली। लड़के के दिल में गांठ है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फादर चेन अब तक थोड़ा शांत हो चुका था। अच्छी बात है कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रिश्ता अच्छा है। कम से कम हमें पता तो है वो बुरी जिंदगी नहीं जी रहा। अपने बेटे की सहन की गई तकलीफ के बारे में सोचकर फादर चेन ने दांत भींच लिए। उन्हें अरेंजमेंट्स करने देते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद हम खुद उनके घर जाकर शुक्रिया अदा करेंगे। अगले दिन दोपहर तक ट्रेन स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन से निकलते ही मैंने अपने डैड को हाथ हिलाते देखा। डैड नैगिंग करता रहा, लेकिन उसने फैमिली रियूनियन के बारे में एक शब्द नहीं पूछा। मॉम भी ऐसी ही थी। वो बस मेरी प्लेट में खाना डालती रहीं। बहुत टेंस लग रही थीं, लेकिन खुद को रोके रहीं। मैंने उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया। मेरा ओरिजिनली प्लान था एग्जाम के बाद तुम दोनों को सच्चाई बताऊं, लेकिन तुम्हें इतना कॉशियस देखकर मैं रुक नहीं पाया। मेरे पेरेंट्स हमेशा तुम दोनों ही रहोगे, वो लोग नहीं। अगर फ्यूचर में कांटेक्ट करना जरूरी ना हो तो नहीं करेंगे। अगर बिल्कुल जरूरी हुआ तो उन्हें बस ऑर्डिनरी रिलेटिव्स की तरह ट्रीट करेंगे। मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही मॉम अपसेट हो गई। उसने टेबल पर हाथ मारा। ये क्या बात हुई? हमारा शियाफान इतना आउटस्टैंडिंग है, उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे एक्नॉलेज ना करने की? तुम क्या कर रहे हो? डैड अब खड़े होकर अपनी वाइफ को शांत करने लगे। आवाज धीमी करो, शियाफान डर जाएगा। मिस्टर जियांग, मैंने तुमसे कहा था हमारे शियाफान के साथ हाईजांग जाना चाहिए था। देखो जरूर उन्होंने उसे बुली किया होगा। मॉम ने आस्तीनें चढ़ाई। उन्होंने उसे नीचा दिखाया क्योंकि वो हमारे छोटे काउंटी से है, इसलिए बुली किया है ना? बकवास, तुम क्या बात कर रही हो? वो शियाफान के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। उन्हें उससे मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। मॉम, क्या तुम मुझे भगाने की कोशिश कर रही हो? मैंने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। कौन तुम्हें भगाना चाहता है? मॉम का गुस्सा तेज था और उसके आंसू उससे भी तेज। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। तुम मेरा इकलौता बच्चा हो, मैं कैसे उन्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ? आखिर वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। सुना है वो हमसे कहीं ज्यादा अमीर हैं। अगर वो तुमसे प्यार करते हैं तो ये अच्छी बात है। आंखों में आंसू लिए मैंने मॉम को गले लगाया। मुझे परवाह नहीं वो कितने अमीर हैं, मुझे बस तुम दोनों चाहिए। एग्जाम बहुत स्मूथली गया। हालांकि रिजल्ट्स अभी नहीं आए थे, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अभी अभी अपने पेरेंट्स की स्नैक शॉप में हेल्प कर रहा था जब उन्होंने मुझे एक कोने में पढ़ने के लिए भेज दिया। जब पूरा चेन फैमिली पहुंचा, उन्होंने देखा एक डिम कोने में एक तेज डेस्क लैंप जल रहा था। कैजुअल क्लोथ्स में लड़का टेबल पर एक किताब में डूबा हुआ था। भीड़ भाड़ और शोर से भरी शॉप में लड़का पूरी तरह अनअफेक्टेड लग रहा था। चेन कपल छोटे तेल से चिकने एली से होता हुआ लो टेबल्स और केयर्स के बीच से केयरफुली चलता रहा। कस्टमर्स को आते देख मॉम ने उत्साह से उन्हें घर के अंदर बुलाया और मेरे लिए राइस केक लेकर आई। चूंकि वो मेरे व्यू को ब्लॉक कर रही थी, मैंने पहले चेन फैमिली को नहीं देखा। मैंने एक बड़ा स्पून लिया, मॉम को खिलाया। वो टाइम पर डॉज नहीं कर पाई और मुंह भर गया। इस कदम पीछे हटने से मेरी नज़र साफ हो गई। चेन फैमिली ने मुझे टोस्टेड राइस केक पकड़े एक रेडिएंट मुस्कान के साथ देखा, जो चेन्स हाउस में मेरे ठंडे व्यवहार से बिल्कुल अलग था। शियाफान, मदर चेन खुद को रोक ना सकी और पुकार उठी। तभी मैंने साफ देखा कौन आया है। मेरी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। डैड किचन में बिजी था। ये सुनकर सिर बाहर निकालकर पूछा, आप लोग मेरे शियाफान को जानते हैं? हेलो, हम शियाफान के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। एक वाक्य ने मेरे पेरेंट्स को वहीं जमा दिया। उन्हें शॉप जल्दी बंद करके चेन फैमिली को घर लाना पड़ा। कुछ प्लेजेंट्रीज के बाद चेन फैमिली ने अपने आने का मकसद बताया। अगर शियाफान एग्जाम दोबारा देना चाहे, हाईचांग में देश के बेस्ट स्कूल्स हैं, वहां जाना उसके फ्यूचर के लिए फायदेमंद रहेगा। किसने कहा मेरे बेटे को एग्जाम दोबारा देना है? डैड सबसे पहले अपसेट हुआ। उसका बेटा एक जाना माना टॉप स्टूडेंट था, हमेशा उसका सबसे बड़ा गर्व। रीटेक दी एग्जाम शब्दों से उसका कैसे कोई संबंध हो सकता है? मॉम और भी ज्यादा चिंतित थी।
तो अगर वो हाईचेंग जाता है तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? क्या तुम अब भी उस ईवल नैनी के बेटे को पाल रहे हो? हाईचेंग जाने से पहले मैंने उन्हें ये सब बता दिया था। अपने बेटे के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचकर वो पहले से ही गुस्से से उबल रहे थे। हमें पता है हम उसे भेज देंगे, लेकिन हमने उसे पाला है। आखिर हमें कम से कम उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है जब हम पहली बार स्याओफान को वापस लाए थे तब उसके शरीर पर कितनी इंजरीज थी? वो नन्हा शरीर इतना पतला था, बस हड्डी और चमड़ी। जो लोग जानते थे कहते थे वो 6 साल का है, लेकिन कोई कहता वो सिर्फ 3 साल का है तो भी यकीन कर लेते। इतनी मुश्किलों के बाद आखिर उसे अपने पेरेंट्स मिले, और नतीजा क्या है? उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके टॉर्चरर के बेटे को ट्रेजर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नहीं हो सकता। तुम सब यहां से जाओ। तुम्हें देखकर ही गुस्सा आता है। अरे चलो शांति से बात करते हैं। शुरुआत से ही गुस्सा क्यों कर रहे हो? डैड फिर से पीसमेकर बन गया। प्लीज गुस्सा मत करो, तुम भी। उसका बस गुस्सा तेज है। नहीं नहीं, हम समझते हैं तुम दोनों ये स्याओपन के लिए ही कर रहे हो। चेन कपल, जो हाईचैंग में इन्फ्लुएंशियल लोग थे, इस छोटे रिमोट सिटी में सच में अपना सिर ऊंचा रखने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला, एक छोटा स्टूल निकाला और मॉम के बगल में बैठ गया। मुझे लगता है मैंने एग्जाम में ठीक ठाक किया है। हाईचैंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सच में। मदर चेन ने अपने बेटे को देखा, जो अब किसी और मॉम के इतने पास बैठा है। एक इंटीमेसी जो दिल दुखा देती है। अगर तुम हाईचैंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो तुम हाईचैंग आकर 1 साल हमारे साथ पढ़ सकते हो। तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ट्यूटर्स ढूंढेंगे। पूरा फैमिली तुम्हारी हेल्प करेगा। यहां तक कि अगर तुम हाईचैंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना भी लो तो भी आखिर में किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेजुएट होने के बाद तुम सीधे हमारी फैमिली कंपनी में काम करने आ सकते हो। फादर चेन ने कहा, मुझे तुम्हें मेरे लिए कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं। मैं खुद हाईचैंग जा सकता हूं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी खुद चूज कर सकता हूं। एक बार मैं हाईचैंग में हूं, तुम्हें कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं। मैं डॉर्म्स में रहूंगा। मॉम को मुझे घूरते देख मुझे थोड़ा टोन सॉफ्ट करना पड़ा। बेशक, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे। मैं तुम सबको रिलेटिव्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं। कभी कभार विजिट करना ठीक रहेगा। रिलेटिव्स शब्द सच में चुभने वाला था, लेकिन कम से कम पहले पूरी तरह टाइस तोड़ने से बेहतर था। ठीक है, फिलहाल हम तुम्हारी बात मानेंगे। फादर चेन ने अपनी वाइफ को रोककर मुझसे कहा, हमारा घर हाईचैंग यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है। तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट्स चाहे जो भी हों, तुम पहले से वहां आकर रह सकते हो। तुम अभी यंग हो। हम डॉर्म की सिचुएशन बाद में डिस्कस करेंगे। चिंता मत करो, जिसे तुम नहीं देखना चाहते वो वहां नहीं होगा। दोनों तरफ से कुछ देर बहस चली। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पीछे हटे और आखिर में एक टेम्परेरी सैटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट पर पहुंचे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए। मैं 730 स्कोर के साथ प्रोविंशियल टॉप स्कोरर बन गया। पूरे हफ्ते इस छोटे सिटी में हलचल मचा दी। इस समय हाईचैंग में चेन फैमिली अपने अडॉप्टेड सन चेन यू के लिए एक सेलिब्रेशन पार्टी कर रहा था, जिसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 616 स्कोर किया और डिजाइन एकेडमी ऑफ हाईचैंग यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुली एडमिशन ले लिया। अभी सेलिब्रेट करने की वजह यह भी थी कि ये चेन यू का बर्थडे भी था, तो उन्होंने दोनों को कंबाइन कर लिया। क्या हम सच में नहीं पूछेंगे? मुझे नहीं पता स्याओफान ने एग्जाम में क्या किया। रूम में मदर चेन अपना फोन पकड़े हुई थी। वो कई दिनों से हेजिटेट कर रही थी। आज स्याओफान का भी बर्थडे है। मैंने उसे हैप्पी बर्थडे मैसेज और एक रेड एनवेलोप भेजा, लेकिन उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और रेड एनवेलोप भी एक्सेप्ट नहीं किया। मत करो, कुछ और दिन रुककर पूछो। एग्जाम स्कोर्स अभी अभी आए हैं। लड़के की सैडनेस शायद अभी तक नहीं गई है। प्लस स्याओफान ने एग्जाम में अच्छा किया। ऐसी कंपैरिजन से वो और भी सैड महसूस करेगा। फादर चेन को लगा अभी सही टाइम नहीं है। ये सच है, स्याओ यू भी कई दिनों से अनहैप्पी है। उसका मूड सिर्फ रिजल्ट्स की वजह से ही थोड़ा बेहतर हुआ है। थोड़ा और वेट करते हैं। कम से कम स्याओ यू को कुछ दिल और खुश रहने दो। बाहर जवान लड़के लड़कियां चेन यू को घेरे हुए थे। स्याओ यू, तुम कमाल हो। इस स्कोर के साथ तुम अपने मेजर में टॉप 10 में होगे, है ना? इसी वक्त एक क्लोज फ्रेंड आया। देखो, तुम्हारा फैमिली अब भी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो बेटा जो उन्होंने अभी अभी ढूंढा है, कोई उसका नाम तक नहीं ले रहा। ये टॉपिक उठते ही सब क्यूरियस हो गए। वो कई दिनों से पूछना चाहते थे, लेकिन चेन यू अपनी सेलिब्रेशन पार्टी में मेरे बारे में कोई न्यूज़ नहीं सुनना चाहता था। वो बस मुस्कुराता रहा, कुछ बोला नहीं। शुरू में उसका इरादा था कि लोग हिंट समझकर टॉपिक छोड़ देंगे, लेकिन अचानक किसी नोजी इंसान ने कहा, मैंने सुना है वो शाओ यू की ही उम्र का है। मतलब असल में तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? क्या वो सच में तुम्हारे डैड का बाहर का इलेजिटिमेट सन हो सकता है? चेन यू का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन सबको लगा उन्होंने सही गैस कर लिया है। जब मेरी मॉम मुझसे प्रेग्नेंट थी, डैड का अफेयर था। मेरी मॉम कैसे खुश हो सकती हैं? वो डेफिनेटली खुश नहीं है। क्या इसीलिए वो नहीं आई?
अगर वो दोनों एक ही उम्र के हैं तो क्या उसने भी इस साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया? शाओ यू, तुम्हें पता है उसने कितना स्कोर किया? शायद 2 या 300 पॉइंट्स। कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लेने लायक भी नहीं। मुझे भी नहीं पता। चेन यू का मूड इस वक्त थोड़ा डरा हुआ था, फिर भी किसी इनडिस्क्राइबेबल सेटिस्फैक्शन से भरा था। उसने सोचा, ये सही है, तो क्या हुआ अगर वो असली यंग मास्टर है? उस तरह की जगह में बड़ा होकर बचपन से इतना कुछ सहकर वो जरूर अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया। पर्सनल एबिलिटी के मामले में वो मेरे मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। चेन यू मुस्कुराया। असल में वो अंदर से थोड़ा पैनिक में था और थोड़ा क्यूरियस भी कि मैंने क्या स्कोर किया। जब से मैं आया था, हालांकि उसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा, उसके प्रति उनका एटीट्यूड पहले से साफ, ठंडा और दूर हो गया था। उसने ये भी सुना था कि उसकी सिस्टर्स डिस्कस कर रही थीं कि जब वो यूनिवर्सिटी जाएगा तो उसे डॉर्म्स में रहवाएंगी। अगर सच में मैंने सिर्फ 2 या 300 पॉइंट स्कोर किए होते तो क्या डैड, मॉम और सिस्टर्स मुझे पसंद करना बंद कर देते? आखिर कंपैरिजन में मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूं। लियू रिवान आई है, किसी ने कहा। चेन यू ने ऊपर देखा और लियू रिवान को अपनी तरफ आते देखा। लियू रिवान उसे आधे साल से परस्यू कर रही थी। हालांकि उसे वो पसंद थी, उसे परस्यू किए जाने का फीलिंग भी पसंद था, तो वो उसे हमेशा लीड करता रहा। लेकिन अब चेन यू को लगा कि लियू रिवान और उसका फैमिली बैकग्राउंड चेन फैमिली से कम नहीं था। लियू फैमिली शायद उसकी लाइफलाइन बन सकता था। तुम आ गई? लड़के ने उसे देखा, बहुत मीठी मुस्कान के साथ, हमेशा से कहीं ज्यादा एंथुजियास्टिक, जिसने लियू रिवान को बहुत सरप्राइज और खुश किया। दोनों ज्यादा देर साथ नहीं बैठे थे कि एक और अनइनवाइटेड गेस्ट आया। चू फैमिली आई है। ओ माय गॉड शाओ यू, तुम्हारी सच में कनेक्शंस हैं। चू फैमिली भी तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी में आई। क्लोज फ्रेंड सरप्राइज से चिल्लाया। चू फैमिली फेमस था, बस फेमस ही नहीं, उनका लॉन्ग स्टैंडिंग फैमिली फाउंडेशन भी था। हाल के सालों में चू फैमिली की आधी फेम करंट हेड चू यूयू की वजह से थी। कुछ साल पहले वो अचानक सामने आया। उस समय पावर में मौजूद इंसान और ओल्ड चू मास्टर के बाकी एयर्स को स्टेज से हटा दिया, और सिर्फ कुछ ही सालों में उसने पूरी तरह चू फैमिली पर कंट्रोल कर लिया। आउटसाइडर्स की चू यूयू के बारे में इंप्रेशंस 2 तरह की थीं। एक, वो बेहद रूथलेस है, दूसरी, वो एक डेकेडेंट प्लेबॉय है। लेकिन उसकी रेपुटेशन चाहे जो भी हो, चू फैमिली का इन्फ्लुएंस अब भी टॉप टियर था। इसलिए चू फैमिली के किसी सदस्य का चेन फैमिली के अडॉप्टेड सन की सेलिब्रेशन पार्टी में आना सच में बहुत बड़ा ऑनर था। हालांकि जो इंसान आया था वो चू फैमिली की सिर्फ एक ब्रांच से था, फिर भी वो पूरे चू फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता था। फादर चेन और मदर चेन खुद उसे ग्रीट करने बाहर गए, लेकिन कुछ शब्द कहने से पहले ही सबको सिचुएशन समझ आ गई। चू फैमिली बिना वजह नहीं आते। ये ट्रिप शायद मैरिज प्रपोजल के लिए है। चू फैमिली के रिटायर्ड ओल्ड मास्टर ने अपनी सबसे छोटी बेटी यानी चू यूयू के लिए चेन फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर से शादी का प्रपोजल रखा। चू फैमिली बहुत डोमिनेटिंग तरीके से एक्ट कर रहा था। लग रहा था वो अनाउंस करने आए हैं, नेगोशिएट करने नहीं। दिए गए बिथ्रॉडल गिफ्ट्स सच में बहुत जेनरस थे। जब लिस्ट पढ़ी गई, सब हैरान रह गए। सारी रियल एस्टेट के अलावा चू फैमिली के 5% शेयर्स भी थे। चू फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है। 5% शेयर्स कई छोटे फॉर्च्यून्स के बराबर हैं। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। लियू रिवान ने चुपचाप चेन यू का हाथ पकड़ लिया। उसका एक्सप्रेशन खराब था। लियू रिवान को ज्यादा से ज्यादा एक प्रिंसेस कहा जा सकता था, लेकिन चू यूयू वो थी जिसने खुद अपने दम पर अपनी जगह बनाई थी, एक एम्प्रेस। उससे किसी आदमी के लिए कम्पीट करना शायद कई जन्म भी काफी ना हो। जो शादी करना चाहती है वो चू यूयू है, चू स्ताइन शिक्स नहीं? किसी ने अनमने ढंग से पूछा। चू स्ताइन शिक्स चू फैमिली के एल्डेस्ट सन की बेटी है। वो चू यूयू की बायोलॉजिकल नीस है। हालांकि उनमें ज्यादा एज गैप नहीं है, फिर भी सीनियरिटी में फर्क है। चू यूयू जैसी जो लगभग एक इकोनॉमिक डेविल है, उससे उसकी कोई तुलना नहीं। चू स्ताइन शिक्स ने टिपिकल एरिस्टोक्रेट एजुकेशन ली थी, सौम्य और एलिगेंट। वो सोशल सर्किल में काफी पॉपुलर थी। चेन फैमिली के बेटे के लिए चू स्ताइन शिक्स सीनियरिटी और उम्र दोनों में बेहतर मैच थी। नहीं, ये हमारे सीईओ चू की तरफ से है। फादर चेन और मदर चेन ने कहा उन्हें सोचना होगा, लेकिन चू फैमिली ने सारे बिथ्रॉडल गिफ्ट्स फर्मली छोड़ दिए। चू फैमिली की पावर सच में चेन और लियू फैमिलीज से बड़ी है, लेकिन ये चू यूयू बहुत डेंजरस है। चेन यू उसे पहले बार में वाइन बॉटल से किसी को मारते हुए मिल चुका था। वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इस अचानक हुई घटना की वजह से पार्टी आखिर में परफंक्टरली खत्म हो गई। लियू रिवान नहीं गई, वो चेन यू को कंफर्ट करती रही। चेन यू ने काफी डरा हुआ एक्ट किया। मॉम, डैड, चू यूयू शाओ यू से 10 साल बड़ी है। शाओ यू आज ही अडल्ट हुआ है। ये शादी अग्री नहीं की जा सकती। चेन हुआंग सबसे पहले अपने भाई के लिए बोली। शायद ये सीईओ चू का इरादा ही ना हो। शायद उसे ओल्ड मास्टर के प्रपोजल लाने के बारे में पता ही ना हो। अगर हमने जल्दबाजी में अग्री कर दिया तो हो सकता है उसे अफेंड कर बैठे। चेन जिंग, हालांकि वो भी नहीं चाहती थी चेन यू उस औरत से शादी करे, लेकिन उसने जो रीजन दिया वो कहीं ज्यादा कन्विंसिंग था।
मॉम, डैड, मुझे पहले से ही किसी और से प्यार है। चेन यू ने डरते डरते लियू रु यान की तरफ देखा। ये सुनकर के चेन यू कहता है वो उसे पसंद करता है, उसका दिल खेल उठा। इस वक्त उसकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स जाग उठी और उसे नेचुरल रूप से बीच में बोलना पड़ा। अंकल, आंटी, मैं स्याओ यू को पसंद करती हूँ, बस आप दोनों अग्री करो, मैं अपने फैमिली को जल्द से जल्द प्रपोजल लाने के लिए कहूंगी। लियू रु यान का चेन यू को परस्यू करना कोई सीक्रेट नहीं था। चेन फैमिली हमेशा इसे देखकर खुश थे। बस उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चू फैमिली के प्रपोजल के बाद भी लियू रु यान चेन यू से एंगेज्ड होने को तैयार होगी। चाहे ये किसी पल का इम्पल्स था या नहीं, डार्क एम्प्रेस का सामना करने की ये हिम्मत भी तारीफ के काबिल थी। चेन फैमिली इससे बहुत सेटिस्फाइड था। मैं इस पर और सोचूंगा। फादर चेन ने हाथ हिलाकर सबको जाने का इशारा किया। हाल ही में चू फैमिली के साथ हुए कोलैबोरेशन को याद करते हुए उसे लगा ओल्ड चू मास्टर ने उसके साथ स्कीम किया है। ये कोई मैरिज अलायंस नहीं था, ये उसे एक साइड चुनने पर मजबूर करना था। अगर वो चुपचाप इस शादी के लिए अग्री कर लेता तो ये प्रूव हो जाता कि वो ओल्ड चू मास्टर के साइड में है। अगर वो सीक्रेटली जाकर चू यूयू को ढूंढता और चू यूयू ने चू ओल्ड मास्टर के साथ ट्रबल कर दी तो उसका फैमिली पूरी तरह चू यूयू के साइड में आ जाता। कितना ट्रबलसम है ये सब। एक पल के लिए इस घर में किसी को मेरी याद नहीं आई और ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से चू यूयू के हाईचैंग वापस आने के बाद उसने वाकई तुरंत एंगेजमेंट तोड़ दी थी। लेकिन ओल्ड चू मास्टर कभी हार नहीं मानते। कहा जाता था कि एक फॉर्चून टेलर ने बताया था कि सिर्फ चेन फैमिली के यंग मास्टर की बर्थ चार्ट ही चू यूयू की मेलेवलेंट ऑरा को सप्रेस कर सकती है। बाद में जब दोनों को साथ लाने की स्कीम हुई तो उसमें और फ्यूल भी डाला गया। लेकिन इस पल किसी को नहीं पता था कि चू फैमिली बर्थ चार्ट की वजह से प्रपोजल लेकर आई थी। तो स्वाभाविक रूप से सबने मान लिया कि चू फैमिली आउटस्टैंडिंग चेन यू की कद्र करता है। लेकिन अब ये पूरा हंगामा मुझसे कोई संबंध नहीं रखता था। जिंदगी बिना किसी हलचल के अपने ढंग से चलती रही। ये तब तक चला जब तक कॉलेज एप्लीकेशंस भरने से पहले चेन फैमिली ने मुझसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। चिनजिंग ने मुझे फैमिली ग्रुप चैट में ऐड कर दिया। रीटेक द ईयर, कितना बड़ा मजाक। मुझे ये पूरी फैमिली ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूरा यकीन था कि मुझे साल दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। चिनजिंग, तुम्हारी फाउंडेशन कमज़ोर है, रीटेक द ईयर। शिया यू जैसी हाई यूनिवर्सिटी में नहीं भी गए तो कम से कम किसी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन ले ही लो, चिन हुआंग बोला। बिल्कुल सही, शर्मिंदा मत हो, एग्जाम में खराब करने पर कोई नहीं हंसेगा। चिनू भाई, हालांकि मैं आर्ट स्टूडेंट हूं, फिर भी मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। कुछ समझ ना आए तो कभी भी पूछ लेना। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ और। इतना इरिटेटिंग था कि जैसे ही चिनू बोला मैं बिना कुछ सोचे ग्रुप से निकल गई। निकलने से पहले सरकास्टिकली जवाब भी दिया। मेरी मॉम एक बार कहती थी तुम मुझसे एक दिन पहले पैदा हुए थे, ब्रदर मत बुलाओ, छोटा बनने का नाटक डिस्गस्टिंग लगता है। जिंग ने मुझे प्राइवेटली मैसेज किया, सॉरी तुम्हें ऐड करते वक्त शियायू वहीं था इसलिए उसे भी ऐड कर दिया। किसी का मतलब सच में तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था। मैंने ताना मारा। मदर चिन का कॉल आया। उन्होंने बड़े ध्यान से मैंने मार्क्स पूछे। 726। मदर चिन को लगा उन्होंने गलत सुना। सब क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं बुरी स्टूडेंट हूं। उस दिन याद आया जब मैं चिन हाउस गई थी, मैं किसी डेलिंक्वेंट जैसी नहीं दिखी थी। नहीं शिया फैन, सच में तुमने 700 से ज्यादा स्कोर किया। मदर चिन ने फिर कंफर्म किया। मैं ही थी यकीनन। तो तुम सबको ऐसी बेकार बातें करके खुद को इमोशनल फील करवाने की जरूरत नहीं। मुझे रिसेंटली ट्रैवल करना है। स्कूल शुरू होने से पहले जरूरी हो तभी कांटेक्ट करना। चिन फैमिली को डील करना ओवरटाइम करने जैसा है और मुझे ओवरटाइम करने की कोई इच्छा नहीं। मैंने फोन रख दिया। मेल घोस्ट फिर से बाहर आया, सावधानी से बोलते हुए। पता नहीं क्यों वो मुझसे थोड़ा डरता था, वैसी डर जैसी किसी प्रॉक्टर से होती है। मुझे फिर से वो गर्माहट महसूस हुई, लेकिन पिछली बार से कम। क्या इसलिए क्योंकि हम बहुत दूर हैं? पता नहीं क्यों मैं पहले से ही थोड़ी इम्पेशेंट थी। मैंने हाथ हिलाकर चिन मौ को पीछे हटने का इशारा किया। चिन मौ ने मुंह फुलाया। रोने वाला लग रहा था लेकिन खुद को रोक लिया और चुपचाप वहीं से गायब हो गया। स्कूल शुरू होने वाला था। फादर जियांग ने शॉप के एंट्रेंस पर एक बड़ा साइन चिपकाया, अपने बेटे को हाई चांग ले जा रहे हैं। साइन 3 दिन के लिए बंद रहने के बाद वो और मदर जियांग अपने बेटे को हाई चांग ले गए। चिन फैमिली ने पूछा था मैं कब पहुंचूंगी। सोचकर मैंने उन्हें एक टाइम दे दिया। दरअसल मैं उन पर ध्यान दे रही थी। मेल घोस्ट को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। पिछले 2 महीनों से मैं पागलों की तरह घूम रही थी। उसे लगा मैं सब कुछ छोड़ देने वाली हूँ। वो हर दिन डरा रहता था पर पूछने की हिम्मत नहीं करता था। कभी कभी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करानी पड़ती है, थोड़ा अनॉय करने के लिए। मैं सच में काम नहीं करना चाहती, लेकिन बदकिस्मती से इससे बच नहीं सकती। जितना सोचती हूँ उतना गुस्सा आता है, तो सोचा पूरी तरह जाकर ट्रबल ही खड़ी कर दूं। तो चिन फैमिली को भी काम करना पड़ेगा। मैं अभी अभी चिन हाउस में रुकने के लिए मान गई थी और दूसरी तरफ मैंने ऑनलाइन एक होटल भी बुक कर लिया। घर में नहीं रुकना था। चिन मौ फिर समझ नहीं पाया। घर? क्या ये तुम्हारा घर है?
मुझे हमेशा पता है इस मेल घोस्ट के दिल पर कैसे वार करना है। जैसी उम्मीद थी, चिन मौ सिकुड़कर कोने में मशरूम उगाने लगा। इस बार चिन कपल के अलावा जो लोग मुझे लेने आए उनमें चिन जिंग भी शामिल थी। उसने बड़े ध्यान से मेरा लगेज उठाया, फिर पोलाइटली जियांग कपल को कार